साथियों नमस्कार। आज हम बात करेंगे अर्थव्यवस्था इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में। जो हम बातें चल रही थी, हमारा जो प्रयास है निरंतर इकोनॉमिक सिस्टम को बेहतरीन समझना, कि चाहे वो वैदिक काल से लेकर के जब प्रारंभ हुआ वैदिक काल, तो वहां से लेकर के वैदिक काल से लेकर के हमने मौर्य काल पढ़ा, हमने मौर्योत्तर काल देखा और उसी क्रम में आज हम पढ़ रहे थे गुप्त काल। पिछले सेशन में पढ़ा, अब हम गुप्तोत्तर काल पढ़ेंगे। साथियों हमने देखा कि हम देखते चले आ रहे हैं कि जब एकदम प्रारंभिक अवस्था में जाइए आप पाषाण काल में, तो आप पाएंगे कि सबसे पहले जो जनजातियां थी, सबसे पहले जो आर्य लोग थे या जो भी वो लोग पशुपालन के रूप में कर रहे थे, यानी कि पशुचारक थे वो। एक तरीके से यूं कहें अपनी कृषि व्यवस्था को प्राथमिकता नहीं दे पा रहे थे। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही वैदिक काल की ओर आते हैं और उत्तर वैदिक काल की ओर आते आते हम देखते हैं उनमें थोड़ा सा परिवर्तन आता है और कृषि प्रक्रिया को बेहतरीन ढंग से सुधार आता है। धीरे धीरे करके हम देखते हैं कि लौह क्रांति भी हुई थी, और तो उस क्रम में धीरे धीरे करके कृषि में सुधार आता गया और ये आय का धीरे धीरे एक प्रमुख स्रोत बन गया। हमने देखा कि गुप्तोत्तर काल में जो हम पढ़ेंगे तो हम जानेंगे कि किस प्रकार से कृषि को और भी ज्यादा पारंगत बना दिया गया। धीरे धीरे करके जो पशुपालन प्रक्रिया थी वो द्वितीय वर्ग में आ गई और फिर मुद्रा व्यवस्था भी बढ़ी। धीरे धीरे मुद्राएं चलन में आई, मुद्राओं की व्यवस्था भी बढ़ी। मुद्रा कई धातुएं, सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के, तांबे के सिक्के और यहाँ तक कि शीशे के भी सिक्के प्रचलन में आए। तो ये निरंतर ये व्यवस्थाएं धीरे धीरे बढ़ती रहीं और हम देखते हैं कि जब कृषि उत्पादन और ज़्यादा बढ़ जाता है तो अधिशेष उनके पास एक तरीके से टाइम मिल जाता है और वो अदर चीज़ों में अपना दिमाग लगाने लगते हैं। यानी कि अन्य चीज़ों में कहें तो एक तरीके से टेक्नोलॉजी को ले या फिर हम ले सकते हैं कि शिल्प और व्यापार में उनका काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान देखने को मिलता है। वो निरंतर प्रयास करते रहते हैं। कई शिल्प, जैसे कि आपने पढ़ा था कि मौर्य काल में एक महावस्त्र जो ग्रंथ पाया गया उसे साक्ष्य से पता चलता है कि बुद्ध काल में जो है लगभग 76 शिल्प जो है 76 व्यवसाय थे जिसमें 60 शिल्प थे। आपने देखा था बहुत सारे ग्रंथ दीर्घ निकाय में भी 36 प्रकार के शिल्प बताए गए। तो इस प्रकार से हम निरंतर देखते चले आ रहे हैं कि व्यापार व्यवस्था में भी परिवर्तन आया, मुद्रा व्यवस्था में भी परिवर्तन आया। यहाँ पर जो गुप्तोत्तर काल है इसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो गुप्तोत्तर काल जो कि 600 यानी कि 6वीं शताब्दी में शुरू हुआ, 600 ईस्वी से लेकर के 750 ईस्वी यहाँ तक जो है जाता है ये गुप्तोत्तर काल। तो हम सबसे पहले जानेंगे कि इसमें कृषि व्यवस्था के बारे में जानेंगे, फिर हम उसके आगे बढ़ेंगे तो व्यापार और शिल्प के बारे में जानेंगे, मुद्रा व्यवस्था के बारे में जानेंगे। तो इन सब चीज़ों में जानने से पहले आप जान लीजिए कि इसमें जो गुप्तोत्तर काल है इसमें मुद्रा व्यवस्था और जो व्यापार है, नगरीकरण है, इसको थोड़ा सा धक्का लगा। यानी कि यूं कहें कि इसमें प्रचुरता नहीं आई, ये थोड़ा सा विकास इसका जो था वो देखने को नहीं मिला जितना होना चाहिए था। लेकिन इसका रीजन ये रहा कि पूर्वी जो रोमन साम्राज्य है उसका व्यापार ठप हो गया एक तरीके से, उससे व्यापारिक संबंध जो है भारत का टूट गया, जिसकी वजह से ऐसा हुआ, ऐसा देखने को मिलता है। तो मुद्राओं का प्रचलन भी इसमें मिलता है, लेकिन अपेक्षाकृत कुछ मुद्राएं कम पाई गई, जिससे पता चलता है कि जन सामान्य जो लोग थे उनके पास शायद उनका अभाव रहा हो, बदहाल स्थिति में रहे हों। तो ऐसा कुछ अनुमान लगाया जाता है और पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर। तो ये सारी चीज़ें और देखने को मिलता है कि इसमें जो कृषि का विस्तार है, जो गुप्तोत्तर काल में हम देखते हैं जो कृषि का विस्तार है वो धीरे धीरे करके उसमें भी परिवर्तन आता है। तो सबसे पहले हम कृषि व्यवस्था के बारे में समझते हैं। कृषि व्यवस्था
कृषि व्यवस्था। कृषि व्यवस्था कैसी रही होगी, इसके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। तो साथियों, गुप्तोत्तर काल में हम देखते हैं कि कृषि व्यवस्था में परिवर्तन आया था। वो चला रहा था मौर्योत्तर और गुप्तोत्तर काल से। उस समय भूमि अनुदान की जो प्रक्रिया चली थी शातवाहन वंशों के द्वारा, जो बौद्धों को और ब्राह्मणों को जो भूमि अनुदान के रूप में दे रहे थे और उससे धीरे धीरे कृषि का विस्तार हो रहा था, वही प्रक्रिया आज भी चली आ रही थी। हम देखते हैं कि इसमें भूमि अनुदान हो रहा था। सामंतों को भूमि अनुदान के रूप में दी जाती थी, जागीर के रूप में जमींदारों को दी जा रही थी। तो जागीर के रूप में वो भूमि जो है पाते थे। लेकिन यहाँ थोड़ा सा परिवर्तन ये देखने को मिलता है कि जो जमींदार होते हैं, जो सामंत होते हैं, वो अपनी भूमि को खुद जो है खेती नहीं करते। थोड़ा सा परिवर्तन आता है, उसमें देखने को मिलता है कि खेती कौन करता है, खेती वो कृषकों को दे देते हैं। यानी कि जो किसान हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, जो वर्ण व्यवस्था उस समय चरम पर थी, हम देखते हैं। तो कुछ वर्ण व्यवस्था में, जैसे शूद्र वर्ण व्यवस्था में आते हैं, या ऐसे जो गरीब जो वर्ण व्यवस्था थी, उनको भूमि दे दी जाती थी। एक बटाई के माध्यम से या किसी न किसी माध्यम से उनको दे दी जाती थी। और इससे ये देखने को मिलता है कि जन सामान्य जो वर्ग था गुप्तोत्तर काल में, वो शोषण का शिकार होता गया। धीरे धीरे करके जमींदारी व्यवस्था बढ़ी, विलासिता बढ़ी, और जो व्यापार था रोमन साम्राज्य से संबंध टूटे। लेकिन थोड़ा सा कृषि व्यवस्था में ये परिवर्तन देखने को मिलता है। यानी कि देखते हैं कि कृषि जो थी वो किसके द्वारा की जा रही थी, वो कृषकों के द्वारा की जा रही थी। अच्छा, अग्नि पुराण जो बताता है, अग्नि पुराण एक ग्रंथ है जो उस समय के थोड़ा सा फसल के बारे में बताता है कि उस समय जो खाद का यूज होता था वो गोबर की खाद, यानी कि नेचुरल खाद का प्रयोग होता था। और कृषि की वृद्धि के लिए एक राजा जो था उसका महत्वपूर्ण कर्तव्य बन गया था। यूं कहें कि अग्नि पुराण नामक ग्रंथ से ये पता चलता है कि राजा जो है, राजा में 8 कर्तव्य थे। राजा 8 कर्तव्यों का पालन करता था, जिनमें से एक कर्तव्य था कि कृषि व्यवस्था में सिंचाई के लिए साधन उपलब्ध कराना या कृषि व्यवस्था में अपना योगदान देना। यूं कहें कि राजा का जो है, राजा तालाब खुदवाना या झीलें खुदवाना ये एक पुण्य का काम समझता था और इन चीज़ों में काफ़ी योगदान देखने को मिलता है। उसके द्वारा, राजा के द्वारा ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। और सिंचाई व्यवस्था में जैसे कि राहट और अर्घट, जो राहट और अर्घट की प्रक्रिया थी, यानी कि सिंचाई के लिए जो यूज होता था वो राहट होता था, जो पानी भर करके अपने राहट वैसे नहीं देखा होगा, वर्तमान में तो यूज होता नहीं है। पहले क्या होता था कि वो पानी ले करके और एक घड़े के द्वारा वो पानी ले करके ऊपर ले जा करके और फिर खेतों में डाला जाता था। तो इस प्रकार से धीरे धीरे राहट की प्रक्रिया चल रही थी और बैलों के द्वारा ऐसे पानी खींच करके ऊपर नालियों में ले जाया जाता था। तो ये सारी जो प्रक्रिया थी वो चल रही थी। यानी कि सिंचाई प्रक्रिया में जो घंटी यंत्र था, तो उन सब चीज़ों का प्रयोग धीरे धीरे करके सिंचाई के लिए होता। यानी यूँ कहें कि कृषि व्यवस्था में प्रसार हो रहा था, लेकिन जो निचला तबका था, जो कृषक वर्ग था, उसका शोषण हो रहा था। तो ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। यहाँ तक कि उत्पादकता के अभाव में, उत्पादकता के माध्यम से जो है भूमि को कई भागों में बांटा गया। जैसे कि एक होता था वहित, एक वहित भूमि होती थी, जो कि कहते हैं कि ऐसी भूमि जिस पर खेती की जाती हो, यानी कि वहित जो होती थी, वहित एक होता था वहित। तो ऐसी जो भूमि होती थी जिसको वहित कहा जाता था, वो भूमि ऐसी होती थी जिसमें आसानी से बोया जा सके, यानी कि यूं कहें उपजाऊ भूमि होती थी। और जब हम आकृष्ट भूमि को देखते हैं, यानी कि एक भूमि होती थी आकृष्ट। कैसी होती थी? आकृष्ट। आकृष्ट जो होती थी वो भूमि ऐसी होती थी, एक तरीके से बंजर कह लें, वो खेती करने योग्य नहीं होती थी। तो उस समय देखने को मिलती है, आकृष्ट भी देखने को मिलती है,
ऊसर, ऊसर ऐसी भूमि होती थी जिसको जोता नहीं जा सकता हो, ऐसी भूमि ऊसर कहलाती थी। और साख जो कि व्यक्तिगत जिस पर स्वामित्व होता था वो साख भूमि कहलाती थी। तो इस प्रकार से भूमि को जो है बांटा गया था। कृषि व्यवस्था में जो अरहट और घट प्रयोग किया जाता था, यह सबसे पहली बार जो है एक ग्रंथ था, गाथा सप्तशती। एक ग्रंथ है जिसमें इस चीज का उल्लेख किया गया है कि कौन सा, गाथा सप्तशती। एक ग्रंथ है गाथा सप्तशती, जो गाथा सप्तशती नाम का ग्रंथ है। इसमें देखने को मिलता है कि दिखाया गया या इसमें उल्लेख मिला कि पहली बार रहट और अरघट का प्रयोग किया जाता था। तो ये सारी चीजें हम कृषि व्यवस्था में देखते हैं। और कुछ उस समय राजस्व या कर के माध्यम से कुछ चीजें जो राजा कर लगाता था कई चीजों पर, यूं कहें वो खेती पर कर लगाता था, और जो किसान थे उन पर कर लगाता था कई चीजों का। तो उन कर, वो कर कई प्रकार से थे, जैसे कि एक होता था भाग, एक होता था भाग। तो भाग कर जो है जमींदार लगाते थे। अक्सर जमींदार और सामंत जो लोग थे वो किसानों पर भाग कर लगाते थे। भाग कर वो होता था जो कि उपज का एक हिस्सा होता था, उसको भाग कहते थे। और एक होता था भोग, भाग, भाग भाग कर होता था, और एक होता था भोग। भाग और भोग में अंतर है। भाग होता था कि जो खेती तैयार करता है, किसान जो फसल तैयार करता है उसका एक हिस्सा, यानी कि उपज का एक हिस्सा, वो भाग कहलाता था। लेकिन भोग जो होता है, भोग एक तरीके से कुछ फल, सब्जी या फिर यूं कहें कि लकड़ी, जिनका दैनिक जीवन में प्रयोग होता है, वो चीजें एक कर के माध्यम से देते थे। किसान उपहार के माध्यम से वो राजा को सौंपता था, तो वो कहलाता था भोग। और एक होता था जो कि हिरण्य कहलाता था, हिरण्य। तो हिरण्य एक ऐसा कर था जो नगद वसूल किया जाता था। हिरण्य, कौन सा, हिरण्य, हिरण्य कर होता था जो नगद वसूल किया जाता था, चाहे वो अनाज के रूप में वसूला जा रहा हो या मुद्रा के माध्यम से या किसी न किसी माध्यम से वो वसूला जाता था, नगद वसूला जाता था, उसको कहते थे हिरण्य। और एक होता था प्रस्थ, प्रस्थ होता था, प्रस्थ एक ऐसा कर कहलाता है, प्रस्थ, प्रस्थ एक ऐसा कर कहलाता है जो राजा के अधिकारी होते थे वो अपना हिस्सा लेते थे, वो कृषकों से भी अपना हिस्सा लेते थे। तो वो जो हिस्सा, जो अधिकारियों का हिस्सा होता था, यूं कहें जो कमीशन एक तरीके से, वो जो है प्रस्थ कहलाता था। तो इस प्रकार के कर देखने को मिलते हैं। अगर हम कृषि व्यवस्था से और आगे बढ़ें और थोड़ा सा उद्योग की तरफ देखें, उद्योग और व्यापार, तो उद्योग और व्यापार, जैसा कि हमने पहले ही बताया कि उद्योग और व्यापार देखने को मिलता है गुप्तोत्तर काल में कि रोमन साम्राज्य का संबंध टूट गया था, जिससे थोड़ा सा भारत को व्यापार के मामले में थोड़ा सा धक्का लगा। तो ये चीज हम कह सकते हैं कि ह्रास हुआ, थोड़ा सा व्यापार का ह्रास होता है। और एक और भी समस्या थी इसमें, व्यापार में थोड़ा सा समस्या ये थी कि एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि सामंतवाद और जमींदारी व्यवस्था बढ़ गई थी उस समय। और जब सामंतवाद जमींदारी व्यवस्था बढ़ गई थी, विलासिता बढ़ गई थी, और जो निचला तबका था वो परेशान, उसके पास वो एक शोषण का शिकार था। तो जिस माध्यम से वो तबका धीरे धीरे करके देखने को मिलता है कि मार्ग, उस समय जो व्यापार के लिए जो सामान ले जाया जाता था वो लोग चोरी कर लेते थे, या एक तरीके से यूं कहें लुटेरे और चोरों की तादाद बढ़ गई थी, जिससे व्यापार एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में कठिनाई होती थी। तो ये भी व्यापार का एक एंगल बनता है जो थोड़ा सा नकारात्मक प्रतीत होता है। और ये भी देखने को मिलता है कि उस समय जो है धीरे, जब एक राज्य से दूसरे राज्य को सामान ले जाया जाता था, एक राज्य से दूसरे राज्य को सामान ले जाया जाता था, तो उसमें ये होता था एक चुंगी कर होता है, वो चुंगी कर लगाया जाता था। और जो चुंगी कर लगाया जाता था
यानी कि भारत जब एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाया जाता था तो उस समय राजा जो है गुप्तोत्तर काल में चुंगी कर अधिक लगाते थे, जिस कारण से एक राज्य से दूसरे राज्य ले जाने में भी समस्या होती थी। तो जिस कारण से देखा गया कि व्यापार के क्षेत्र में जो है थोड़ा कम योगदान मिलता है, यानी कि यूँ कहे कि बहुत अच्छा योगदान देखने को नहीं मिलता है। हाँ, कुछ चीज़ें थी विलासतापूर्ण वस्तुएं जिनका आयात निर्यात बराबर चल रहा था, वो चीज़ें देखने को मिलती हैं, जैसे कि कुछ नमक, मसाले, लोहे और यूँ कहें जैसे कुछ चीज़ें जो कि एक राज्य जिसके लिए फेमस थे। यानी कि अगर मगध को देखें तो मगध, जैसा कि हम जानते हैं कि पहले से ही हम देख रहे थे कि वो सन के लिए बहुत प्रसिद्ध था, या रेशम के लिए, और जो बंगाल जो था बंगाल, वो पान, मसाला, सुपारी, इन सब चीज़ों के लिए, पान, मसाला, सुपारी और इन चीज़ों के लिए प्रसिद्ध था। और देखने को मिलता है कि बंगाल जो है इन चीज़ों के लिए, जो कि पान, सुपारी, मसाले, इन सब चीज़ों के लिए फेमस था। और गुजरात जो है सूती कपड़े के लिए प्रसिद्ध था। किसके लिए? सूती कपड़े के लिए प्रसिद्ध था। तो उस समय कुछ क्षेत्र मिलते हैं जो कि अपनी वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध थे। तो बंगाल किन चीज़ों के लिए? पान, मसाले, सुपारी, इन चीज़ों के लिए काफ़ी फेमस था। और जो मगध है, वो चावल के लिए भी फेमस था और कपड़े के लिए भी फेमस देखने को मिलता है। और जो बहुत ही प्रसिद्ध था, यानी कि प्रमुख था, वो चावल को कह सकते हैं। और दूसरा जो कि एक स्थान पड़ता है वो मालवा जो है गन्ने और अफीम के लिए प्रसिद्ध था। तो मालवा देखने को मिलता है उस समय गन्ना और अफीम, गन्ने और अफीम के लिए प्रसिद्ध था। ये कुछ राज्य थे जो अपनी प्रसिद्धि के लिए, यानी कि अपने आधिक्य के रूप में फेमस थे, या इनके यहाँ ये चीज़ें जो है काफ़ी मात्रा में होती थी, जिनका निर्यात भी बाहर देखने को मिलता है। तो ये निर्यात करते थे, जिनसे व्यापार थोड़ा बहुत देखने को मिलता है। तो विदेशी व्यापार जो है, विदेशी व्यापार एक तरीके से हम कहें कि पतन की ओर था धीरे धीरे करके, क्योंकि रोमन साम्राज्य से संबंध टूट जाते हैं। तो इस तरीके से, लेकिन कुछ थोड़ा बहुत व्यापार हो रहा था, वो देखने को मिलता है मध्य एशिया और भारत और चीन के साथ धीरे धीरे करके भारत का व्यापार हो रहा था। तो हालांकि पूरी तरीके से बंद नहीं था। तो ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। और दूसरी चीज़ हम देखते हैं कि जो बंदरगाह थे, जैसे कि ताम्रलिप्ति और सप्तगृह, और पश्चिमी तट पर देवल, थाना और खंभा जो है, पश्चिमी तट पर देवल, थाना, पश्चिमी तट पर जो बंदरगाह थे, पश्चिमी तट पर कौन से? देवल, थाना, खंभा, कौन से? खंभा। ये जो है ये बंदरगाह काफी प्रसिद्ध है। ये पश्चिमी तट पर थे। पूर्वी तट पर ताम्रलिप्ति बंदरगाह काफी फेमस था। पूर्वी तट पर ताम्रलिप्ति, कौन सा? ताम्रलिप्ति बंदरगाह। हाँ, इस पर बहुत भी मिलता है देखने को। और पूर्वी तट पर ताम्रलिप्ति बंदरगाह, और एक था सप्तग्राम। कौन सा? सप्तग्राम। तो ये जो है बंदरगाह देखने को मिलते हैं, पूर्वी तट पर बंदरगाह, जो कि काफी फेमस है। तो ये बंदरगाह हम देखते हैं। और अगर मुद्रा व्यवस्था पर देखें साथियों, ये तो था व्यापार के बारे में आपने जाना कि किस प्रकार से चुंगी कर लगाया जाता था और किस प्रकार से जो है मार्ग असुरक्षित थे, जिससे व्यापार उतना ग्रोथ नहीं हो पाया जो अभी तक हम पढ़ रहे थे। गुप्त काल में काफ़ी इकोनॉमिक सिस्टम को प्रभावित किया। और हमने मौर्य काल में देखा था
एक तरीके से व्यापार जो है चरम पर था, यूं कहें। पारंगत थे व्यापार में लोग, और शिल्प का भी काफ़ी, लेकिन इसमें उतना अच्छा देखने को नहीं मिलता है। अगर मुद्रा व्यवस्था में देखें तो मुद्रा व्यवस्था में सातवां सिक्कों का प्रचलन यूं कहें जन सामान्य में जो है देखने को कम मिलता है। पुरातात्विक साक्ष्य बताते हैं कि सिक्कों की कम मात्रा मिली थी, तो जिससे ये पता चलता है कि शायद यहाँ पर स्थिति जन सामान्य जो लोग थे उनमें जो है सिक्कों का व्यापार। हाँ, कुछ साक्ष्य बताते हैं जैसे कि साधारण जो लोग थे वो लेन देन के लिए मुद्राओं का यूज ही कम करते थे। वो मुद्राओं की जगह कौड़ियों का यूज करते थे। किसका? कौड़ियों का। आपने एक कहावत भी सुनी होगी कि मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है, मेरे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं। तो इसका मतलब वो कौड़ी वहीं से लिया गया। तो पहले शुरुआत में हम देखते हैं कि कौड़ियों का प्रचलन था, यहीं से मिलता है। यानी कि जब गुप्तोत्तर काल में देखने को मिलता है कि जन सामान्य लोग जो है कौड़ियों का प्रचलन कौड़ियों का यूज करते थे, कौड़ियों का प्रयोग करते थे, और मुद्राओं का प्रचलन जन सामान्य में कम देखने को मिलता है। तो ये सारी चीज़ें थी, और विदेशी व्यापार में आपने देखा कि कमी ही पाई गई। हाँ, कुछ चीज़ें थी जैसे अभिलेख जो कि ऐसे अभिलेख जैसे कि कदरपक, एक कदरपक कहा गया कुछ लोगों को, या प्रतिहार कहें, जो जनसामान्य लोग थे जो कौड़ियों का प्रयोग करते थे उन्हें हम कह सकते हैं। तो अभिलेखों के माध्यम से एक तरीके से जो कौड़ियों का प्रयोग करते थे ये हम कह सकते हैं उनको प्रतिहार कहा जाता था। आपने प्रतिहारों का शासक भी देखा था, तो प्रतिहार कहा जाता था उनको, या यूं कहें कदरपक कहा जाता था। कदरपक भी आप समझ लें, कदरपक। तो ये भी दोनों चीज़ें एक ही है। तो ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। हाँ, और ये भी देखने को मिलता है कि पाल और सेन राज्यों में केवल देवपाल, जो कि 6 सोने के सिक्के जो है 6 सोने के सिक्के मिले हैं। किसमें? पाल और सेन राजाओं में केवल 6 प्रकार के सोने के सिक्के देखने को मिले हैं। हाँ, गुजरात और चालुक्य में केवल जयसिंह और सिद्धराज में 1 सोने का सिक्का मिला। यानी कि यूँ कह सकते हैं कि सोने का सिक्का बहुत ही कम मात्रा में मिला। तो और ये भी देखते हैं कि जो बंदरगाह हैं वहाँ पर बहुत कम मुद्राएं मिली हैं। तो ये कुछ मुद्राएं विदेशी भी मिली, जिससे ये पता चलता है रोमन साम्राज्य की, जिससे ये पता चलता है कि थोड़ा बहुत हो सकता है व्यापार को। तो ये चीज़ें देखने को मिली। हम जान रहे थे कि मुद्रा व्यवस्था में थोड़ा सा परिवर्तन आया। तो जो हम देख रहे थे अभी तक कि गुप्तोत्तर काल में इकोनॉमिक सिस्टम कैसा रहा होगा, तो जिससे आप ये अनुमान लगा सकते हैं, ये सार से ये पूरी आज की समरी से ये आपको पता चल गया होगा कि इकोनॉमिक सिस्टम कैसा रहा होगा। यानी कि जो वर्ण व्यवस्था थी जिसमें यूं कहें जो कृषक वर्ग के लोग थे वो काफ़ी दयनीय स्थिति में गुजर रहे थे, और जो सामंत थे, जो जमींदार थे, वो काफ़ी अच्छा जीवन जी रहे थे, या आनंदमय जीवन या विलासतापूर्ण जीवन जी रहे थे। तो ये विरोधाभास धीरे धीरे गुप्तोत्तर काल में जो है देखने को मिलता है। और ये पनपा कहाँ से? ये पनपा भूमि अनुदान से। यानी कि भूमि अनुदान जो दिया गया, तो पहले तो हमने देखा कि जब भूमि अनुदान शुरू हुआ, जब शुरुआत हुई, बौद्धों को दिया गया, ब्राह्मणों को दिया गया, तो उन्होंने खुद अपने स्वामित्व से यानी कि अपनी देखरेख में खेती का प्रचार और प्रसार किया, यानी कि बेहतर फसलें उत्पन्न हुई। लेकिन धीरे धीरे करके वो कृषकों को दे देते हैं और अपनी जिम्मेदारी धीरे धीरे खत्म कर लेते हैं, और एक तरीके से वो जब रास तैयार होती है तो वो अपना हिस्सा ज्यादा ले लेते हैं, यानी कि उनका शोषण धीरे धीरे करते रहते हैं। तो ये स्थिति इकोनॉमिक सिस्टम को काफी गिरावट की ओर लाती है। और दूसरा कि व्यापार, जो व्यापार हो रहा था, विदेशी व्यापार हो रहा था, उसमें भी गिरावट आई। तो इकोनॉमिक सिस्टम उतना बेहतर नहीं हो पाया, इससे ये पता चलता है।
साथियों, हमारी जो इकोनॉमिक सिस्टम की जो सारी क्लासें हैं, आप उन सभी को क्रमिक वाइज बेहतरीन ढंग से दिया गया है, उनको आप पढ़िए और हर सेशन के बाद में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बताए गए या सेशन के बाद में आप उसको लिखने का प्रयास करिए। हर सेशन के बाद एक क्वेश्चन आप लिखने का प्रयास करें। और साथियों, इससे एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इस सेशन के बाद 2-3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो आपको आप देखिएगा होमवर्क के माध्यम से कि क्वेश्चन ये है। पहला क्वेश्चन है कि छठवीं शताब्दी में जो व्यापारी थे उनके संदर्भ में आपको बताना है, व्यापारी जो कथनों पर विचार करना है। तो छठी शताब्दी के पूर्व में व्यापार के संदर्भ में आपको विचार करना है। पहला है कि इस काल में वणिकों ने श्रेणियों का निर्माण आरंभ कर दिया था, और दूसरा है वाराणसी मुख्य व्यापारिक केंद्र था, और तीसरा है इस काल में धातु के सिक्कों का प्रचलन आरंभ हो गया था। यही क्वेश्चन आपका लेक्चर 18 में आपको ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा। ये पूछा गया था, आपको बताना है 1 और 2, या फिर केवल 2, या फिर केवल 2 और 3, और या फिर डी है 1 2 3। तो ये आपको करना है। और दूसरा क्वेश्चन है, एक बार फिर आप ट्राई करिएगा, हो सकता है इस सेशन के बाद आप ये क्वेश्चन लगा पाएँ। और दूसरा है कि कौटिल्य ने किस राजमार्ग को मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था के लिए कौटिल्य ने किस राजमार्ग को मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था के लिए सर्वाधिक उपयोगी माना था। आपको जो पथ बताए गए थे, जैसे कि उत्तरापथ से ताम्रलिप्ति बंदरगाह तक ये, और दूसरा है पाटिल से कौसाम्बी तक, और तीसरा है प्रतिष्ठान से श्रावस्ती राजमार्ग तक, और चौथा है भृगु-कच्छ बंदरगाह से मथुरा तक। इन ऑप्शनों में ये 4 ऑप्शन हैं, आपको एक टिक करना है। तो ये क्वेश्चन है जो आपको देखना है। और साथियों, इसी के साथ मैं अब ये इकोनॉमिक सिस्टम का जो कि सेशन कंप्लीट हो गए हैं, अब आपको हम ले चलेंगे, थोड़ा सा परिवर्तन आएगा। आप सामाजिक व्यवस्था को देख पाएंगे, राजनीतिक व्यवस्था को देख पाएंगे। ये इकोनॉमिक सिस्टम को मैंने सोचा कि इकोनॉमिक सिस्टम पहले फाइंड अप कर दिया जाए, के बाद राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था को भी आप बेहतर ढंग से इसी प्रकार से समझ पाएंगे। तो साथियों, आज का सेशन यहीं पर फाइंड अप करता हूँ, और फिर अगले सेशन में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।